Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय माता दी। देखो बात करते हैं कि अलंकार और रस क्या होते हैं, है ना। रस और अलंकार के बारे में बात की जाएगी। कक्षा 10 में, कक्षा 9 में, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में सब कहीं आपको मिलेगा। ये रस क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, हर जगह आपको ये सब उपलब्ध रहेंगे, मिलेंगे। और ये पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये आप इंटर तक जाओगे, इंटर तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इसके बारे में बात करें, कुछ अलंकारों के बाद में जो ज़्यादा प्रचलित हैं और कुछ रस के बारे में जो ज़्यादा प्रचलित, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में महत्वपूर्ण जो हैं खंड, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका है अनुप्रास अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार की क्या महत्ता होती है? देखो, इसकी पहले परिभाषा लिखनी पड़ेगी और आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा। परिभाषा और उदाहरण दोनों चीज़ महत्व रखते हैं और उसके साथ में स्पष्टीकरण भी देना होता है कि इसका स्पष्टीकरण क्या है। परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो इसकी परिभाषा अनुप्रास की याद रखना हमेशा आ से याद रखना। जो आ लिखा है अनुप्रास में, आ जो लगा है, आ यानी छोटा आ। किसी लिखेंगे जहाँ पर एक वर्ण या एक अक्षर एक वर्ण या एक अक्षर एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। समझ रहे हो? जहाँ पर एक अक्षर एक से अधिक बार आ जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे इसके लिए उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसका होता है, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसका होगा तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। अब इसमें क्या ता 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 बार बार आ रहा है ना, तो स्पष्टीकरण में यही लिख दिया जाएगा कि इसमें ता वर्ण या ता अक्षर बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरे इसे उदाहरण इसके हैं, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। बोलो, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। भैया, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, ऐसे याद रखना है। और भी इसके उदाहरण होते हैं, जैसे है कष्टिका के कुष्टिका में लुष्टिका गिरगिष्टिका, अष्टिका धर्मिष्टिका, जो कष्टिका के कुष्टिका से लुष्टिका निकष्टिका। हमने तो भैया जब हाई स्कूल किया था तो हमने तो हाई स्कूल में यही लिखा था, कष्टिका के कुष्टिका में लुष्टिका गिरगिष्टिका, अष्टिका धर्मिष्टिका, जो कष्टिका के कुष्टिका से लुष्टिका निकष्टिका। आप लिख सकते हो पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए। तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ पर तावड़ बार बार आया है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ये हो गया उदाहरण, स्पष्टीकरण हो गया। दूसरा जैसे है यमक। शॉर्ट में बता दे रहे, समझा जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। मतलब बोर्ड परीक्षा की आप लोग बिल्कुल भी दिमाग पे प्रेशर मत लेना, क्योंकि दिमाग पे जब प्रेशर लोगे तो दिमाग दबाव में आ जाता है, तो आप उतना कोई चीज़ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। हमेशा फ्रेश माइंड से पढ़ो। फ्रेश माइंड से पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना तुम्हें परिपक्व याद रहेगा, है ना। तो ये यमक अलंकार दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की क्या विशेषता होती है? जहां पर एक शब्द, यहां पर क्या था, एक अक्षर की बात हो रही थी, यहां पर एक शब्द की बात हो रही है। जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए और उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण इसका है, इसका उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, वह पाए बौराए जग, वह पाए बौराए जग, और या खाए बौराए। अब इसमें देखो क्या है कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वह पाए बौराए जग, या खाए बौराए। इसमें 2 कनक दिए हैं, कनक कनक।
और कनक के दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, क्या, सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक, तो आदमी अगर इसे बताया गया कि स्पष्टीकरण जब लिखोगे तो इसमें बताओगे आप कि अगर कोई सोना पा जाए तो भी वो पागल हो जाएगा और धतूरा खा ले तो भी वह पागल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और फिर आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में कि दो हो गए आपके। अब रूपक अलंकार देख लीजिए। रूपक अलंकार में क्या होता है, थर्ड वाला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, समझे रहे ना, जहां पर उपमेय से उपमान की तुलना की जाए वहां पर रूपक अलंकार होगा। ये तुमको एग्जाम उदाहरण मतलब परिभाषा लिखनी, बिल्कुल साधारण अपने भाषा में, बिल्कुल मौज मस्ती में। जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां पर रूपक अलंकार होता। उदाहरण जैसे है चरण कमल बंदऊ हरिराई, चरण कमल बंदऊ हरिराई, इसमें क्या तुलना की गई, जो चरण हैं कमल के समान हरि के हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। उदाहरण में दिखाया जाएगा, यहाँ पे चरणों को कमल की पंखुड़ी के समान तुलना करके उनकी वंदना की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। फिर आगे आता है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में बेटा क्या होता है, उपमा अलंकार में जहाँ पर उपमेय में उपमान की भेदरहित आरोप किया जाए, उसमें क्या था, तुलना की जा रही थी, इसमें क्या किया, भेदरहित आरोप किया जा रहा है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाए वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। इसके लिए उदाहरण की बात करें, उदाहरण की क्या होगी, तो उदाहरण होगा हरिपद कोमल कमल से, 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 यानी हरि के जो पद हैं, पद मतलब पैर, जो उनके पैर हैं वो कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि कमल के समान हैं। यानी यहाँ पे भेदरहित आरोप किया जा रहा है, किसको, हरि के जो पद हैं, पैर हैं वो इतने कोमल हैं, किसके समान, कमल के समान। तो स्पष्टीकरण में यही लिख दिया जाए कि हरि के पैरों को, हरि के पद को इतना कोमल बताया गया है जैसे कि कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं उतनी ही कोमल होती हैं। ठीक है, ये चीज़ बताया गया। और फिर आता है भ्रांतिमान अलंकार या भ्रम अलंकार है ना। आगे आता है भ्रांतिमान, जैसे भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार, ये पांचवा है ना। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर किसी में भेद या भ्रम उत्पन्न हो, जहाँ पर भ्रम उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण इसका है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की ही नारी है कि सारी की ही सारी है ना। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, और नारी की ही नारी है कि सारी की ही सारी है। ये जबकि बात हुई थी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जब दुशासन उनको खींच रहा था, उनका जो साड़ी खींच रहा था, तो वो खींचता चला जा रहा था लेकिन साड़ी कम नहीं पड़ रही थी। तब वहीं पर ये बात हुई थी कि समझ में नहीं आ रहा है कि नारी के बीच में सारी है कि सारी के बीच में नारी है, समझने को खींच रहे, साड़ी कम ही नहीं पड़ रही है। तो वहाँ पर उसको भ्रम बना था, क्या बना था, भ्रम बना था। वो समझ नहीं पा रहा था कि नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर क्या था, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही नारी है कि सारी की ही सारी है। फिर अगर बात करें रस की, तो रस क्या, इतने पांच हैं, पांच में अगर इतने तैयार कर लोगे इतने में से दो तीन फंस जाते हैं। ठीक है, और रस जैसे है, तो रस होता है, पहला होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है संयोग, एक होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, यानी संयोग श्रृंगार को कह सकते हो आप मिलना, ठीक, इसमें कह सकते हो बिछड़ना।
संयोग श्रृंगार में मिलना, इसमें कहोगे बिछड़ना। तो संयोग श्रृंगार में मिलना का मतलब क्या है कि जहाँ पर अगर इसकी परिभाषा लिखने को आएगी, जहाँ इसकी परिभाषा लिखने को आएगी तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, परिभाषा का लिखने आएगी, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है वहाँ पर संयोग रस होगा या संयोग श्रृंगार होगा। जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का वर्णन किया जाए वहाँ पर कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार होगा। जैसे उदाहरण इसके लिए लिख सकते हो आप बिल्कुल अपने हिसाब से, मिले जो तेरे नैना हमारे नैनों से, मिले जो तेरे नैना हमारे नैनों से। यहाँ पर क्या है देखो, मिले जो तेरे नैना हमारे नैनों से, तो नैनों की और नैनों से मिलने की बात की जा रही है। जहाँ पर यानी एक तो नायक के में नैना है और दूसरे नायिका के नैना है, दोनों जो आपस में मिल रहे हैं तो मिलने का वर्णन हो रहा है, तो संयोग हो रहा है ना। फिर आता है बिछड़ना। बिछड़ना वियोग क्या होता है, वियोग क्या होता है, जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ पर वियोग रस होता है या वियोग श्रृंगार होता है। या जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, सॉरी कौन सा रस होगा, वियोग श्रृंगार रस, है ना। जैसे इसके उदाहरण का लिख देंगे हम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें क्या है, राम और सीता के बिछुड़ने का वर्णन किया गया है। जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम पूरे जंगल में, पूरे वन में इधर उधर घूमते भटकते फिर रहे हैं, लेकिन उनकी सीता का कहीं पता नहीं चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, कि खग यानी पक्षियों से, पेड़ पौधों से, पुष्पों से, सबसे पूछ रहे हैं क्या मेरी इधर किसी ने सीता को देखा है, मेरी सीता किसी को दिखी है, अगर दिखी हो तो कृपया हमें बता दो। तो ये यहाँ पर इनका वियोग हो रहा है। अब दूसरा जैसे है आपका हास्य रस, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव जो होता है बेटा, इसका स्थायी भाव होता है हास, ठीक। इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक लाइन की परिभाषा, जहाँ पर किसी के विचित्र वेशभूषा का वर्णन किया जाए, विचित्र वेशभूषा यानी देखे में का हंसी आवे, जहाँ पर किसी की विचित्र वेशभूषा का वर्णन किया जाए वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण क्या है, जैसे हंसी हंसी भाजे हैं देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जो आवे हिमाचल की उछाह में। यानी हंसी हंसी भाजे हैं देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जो आवे हिमाचल की उछाह में। तो इसमें बताया गया कि जब शंकर जी की बारात जा रही थी, वो शंकर जी बारात जाने के लिए तैयार हो रहे थे या तैयार हो चुके थे, तो उनको देख करके लोग हंस रहे थे, क्योंकि उनका जो पहनावा बढ़ावा था वो बड़ा अजीब था। कानों में कुंडल बनाने हैं, बिच्छी लटकाए पड़े उल्टा, ऐमा दोनों बिच्छी लटक रहे हैं, कंगन बनाना है, इसमें गजरा बनाना है, सांप लपेटे घूम रहे हैं, गले हार बनाना है, उनका सांप मगरमच्छ दुनिया तीन झांगड़ा लपेटे घूम रहे हैं। दूसरी बात एक मेकअप पाउडर लगा लो, शंकर जी से बोले कि पाउडर लगा लो, तनिक उठाए राख झोंक लेने अपने ऊपर है। तो ऐसी जब स्थिति आई तो लोग हंसने लगे, वहाँ पर लोग हंसने लगे, मतलब अजीब आदमी है, मतलब पाउडर लगा हुआ क्या उठा कर राख लपेट लेने, ऐसे इंसान कौन सी। तो ऐसी जब स्थिति आई वहाँ पर तब लोग हंसने लगे, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। तो वहाँ पर क्या, जब हंसने की कोई बात आए या हंसने में काव्य आता है तो उसको हम लोग कहते हैं हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। यही उदाहरण में एग्जाम्पल उसमें स्पष्टीकरण में लिख देना है आपको कि यहाँ पर शंकर जी की बारात की विचित्र वेशभूषा का वर्णन किया गया है। फिर आता है आपका करुण रस। करुण रस, करुण रस में क्या होता है, जहाँ पर किसी के विलाप करने का वर्णन किया हो या रोने धोने का वर्णन किया जाए वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण जैसे है, किताब से हम उदाहरण नहीं बताते हैं, ये याद रखना, ये अनूप कभी किताब से उदाहरण नहीं बताता, डायरेक्ट इधर से उधर से लिखो, थोड़े बहुत किताब से लो, बाकी सब अपने मन से झोंको। करुण रस का क्या है, जैसे रोने विलापने, कोई रोने की बात हो, जैसे है एक माता थी, उसका पुत्र एक ही लड़का था, वो भी खराब निकल गया, तो अपने मतलब
प्रभु से कहती है अपने पुत्र के लिए कि प्रभु तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है। ईश्वर से कह रही है वो माता कि प्रभु तेरी मर्जी है, क्या क्या होने वाला है। पाला जिसे नाजों से, पाला जिसे नाजों से, बना वो ही नाग काला है। इसमें माता कह रही है अपने पुत्र, क्योंकि पुत्र वो दारू शराब पी करके आता है, अपनी माता को पीटता है, मारता है, तो वही ईश्वर से कह रही है कि हे भगवान, हमने इतना प्यार से उसको नाच करके उसको पाला है, इतना हमने नाजों में पाला, उसको कभी कांटा नहीं लगने दिया। हम खुद गीले में सोए और लेकिन उसको हमने सूखे में सुलाया। इतना प्यार करने के बावजूद में हमारा बेटा ऐसा निकल गया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी प्रभु, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। तो वहाँ पर करुण रस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो ये जब लिखोगे तो एग्जामिनर भी एक बार सोचेगा क्या बच्चे ने किया है, उसको भी नंबर देने में मज़ा आएगा। तो यहीं पर उदाहरण स्पष्टीकरण में लिख दोगे, यहाँ पर माता के रोने और विलापने का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। तीसरा आता है आपका हास रस, करुण रस, वीर रस। वीर रस, वीर रस नाम से ही लग रहा है वीर रस क्या है, जहाँ पर किसी की वीरता का वर्णन किया जाए, जहाँ पर किसी की वीरता का वर्णन किया जाए वहाँ पर क्या होगा, वीर रस होगा। जहाँ पर किसी की वीरता का वर्णन किया जाए वहाँ पर वीर रस होगा। जैसे उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेले के हर बोलों से मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, यहाँ पर किसी की विचित्र वेशभूषा, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की जो रानी थी उनकी वीरता का वर्णन किया गया, इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। हास रस, करुण रस, वीर रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस। तो इतने प्रकार के रस हैं, और भी इसमें बहुत रस होते हैं, शांत रस होता है, बहुत से सारे इसमें रस होते हैं। लेकिन ये जो 2-3 तैयार कर लोगे इसमें से ही आ जाता है, इसमें से पूरा कर, यही बस पीछे चलते रहते हैं। बाकी तो दिए तो उसमें बहुत होते हैं, दिए बहुत होते हैं, लेकिन इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये ग्रामर का कम से कम समझ लीजिए 7 से 8 नंबर के आप दावेदार हो सकते हैं हिंदी में। और हिंदी इतना बहुमूल्य सब्जेक्ट, मूल्य सब्जेक्ट माना गया है कि अब यूपी बोर्ड ने तो ये लागू कर दिया कि जो बच्चा सारे सब्जेक्टों में पास हो, सारे विषयों में पास हो, लेकिन आप अगर हिंदी में नहीं पास हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। सब में आप 100 में से 98% नंबर लेकर आए हैं, लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हैं, हिंदी में अगर फेल हैं तो ऑलमोस्ट सब में फेल हैं, सब में फेल हो जाओगे आप। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, हिंदी हमें अच्छे से तैयार करनी है। हिंदी में कहीं पर भी हमारा 1 नंबर कटने ना पाए, नंबर 1 कटने ना पाए, ना घटने पाए, बस बढ़ने के चांसेस रखो। तो अच्छा लिखना है, साफ सफाई से लिखना है और अच्छे तरीके से, इस तरीके से मतलब बिल्कुल फ्रेश माइंड करो काम, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात कोई नहीं होती। आराम से बिल्कुल पढ़िए और अच्छा पढ़ने को मिलेगा, हर चीज़ें हैं इसमें। और जब अपने दिमाग से पढ़ोगे और उसको समझ करके पढ़ोगे तो वो पढ़ने का जो मज़ा होता है, वो इंटरेस्ट होता है, वो किसी चीज़ में नहीं आता है। बुक से आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, भूल जाओगे, लेकिन जो समझ के पढ़ोगे वो चीज़ ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें थी कि अलंकार और रस के बारे में बता दिया। अब आगे कंटिन्यू क्लास में चलते रहिए। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो है JCM क्लास के नाम से, JCM क्लास, इसको कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिए, तो जिससे मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद होता रहे, मैं भी पढ़ाने में और ज़्यादा एक्टिव रहूं। तो आगे रस अलंकार आज हमने बताए, और कल आगे आने वाली क्लास में आप लोगों को हम छंद के बारे में पूर्ण तरीके से बताएंगे। जय हिंद।